अध्याय 11। वही पुराना वही नया। अपनी दिनचर्या में किसी नई चीज की तलाश करें। अपनी ऑफिस यात्रा में क्या आप कोई ऐसी चीज देख सकते हैं जो आपने पहले कभी ना देखी हो? किसी के साथ बातचीत शुरू करें जिसे आप नियमित रूप से देखते तो हैं, लेकिन आपने उससे कभी बातचीत ना की हो। यह काम आप हर दिन एक नए व्यक्ति के साथ करें और फिर देखें कि आपका जीवन किस तरह बदलता है। यदि कोई सन्यासी पानी की एक चुस्की के बारे में जागरूक हो सकता है, तो कल्पना करें कि यह बाकी की दिनचर्या में कैसे लागू होता होगा। आप हर दिन नएपन की खोज कैसे कर सकते हैं? जब आप व्यायाम करते हैं तो क्या आप जिस रास्ते पर दौड़ते हैं उसे अलग तरीके से देख सकते हैं? या फिर आप जिम की लय को अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं? क्या आप हर दिन उसी महिला को कुत्ता घुमाते देखते हैं? क्या आप सिर झुकाकर उसका अभिवादन कर सकते हैं? जब आप भोजन की खरीदारी करते हैं तो क्या आप आदर्श सेब या सबसे असाधारण सेब चुनने में समय लगा सकते हैं? क्या आप कैशियर के साथ व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हैं? आपकी भौतिक जगह में आप चीजों को नए तरीके से कैसे देख सकते हैं? हमारे घर और ऑफिस में चारों तरफ ऐसे सामान रखे होते हैं जिन्हें हमने इसलिए रखा है क्योंकि उनसे हमें खुशी मिलती है। फोटो, सुंदर चीजें, कलात्मक वस्तुएं, उन्हें गौर से देखें। क्या वे उन चीजों का सच्चा प्रतिबिंब हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, या फिर कोई अन्य प्रिय चीजें हैं जो प्रमुखता से रखे जाने लायक हैं और आपके परिचित माहौल में थोड़ा नयापन भर सकती हैं? फूलदान में फूल सजा दें या अपने फर्नीचर को दोबारा जमा दें ताकि परिचित वस्तुओं में नयापन और उद्देश्य छलके। आने वाली नई डाक के लिए नई जगह चुनने से ही इतना परिवर्तन हो सकता है कि वो जगह अव्यवस्था के बजाय व्यवस्थित जीवन का हिस्सा दिख सकती है। हम चीजों को बदलकर घर के जाने पहचाने स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। जब आपका पार्टनर घर से लौटता है तो संगीत चला दें। अगर ये ऐसी चीज है जो आप आमतौर पर नहीं करती हैं, या इससे उल्टा, अगर आप घर लौटने के बाद आमतौर पर संगीत या पॉडकास्ट सुनते हैं तो इसके बजाय मौन को आजमाएं। स्टोर से एक अजीब फल लेकर आएं और इसे डिनर टेबल के बीच में रख दें। अपने डिनर के साथियों को बातचीत का एक विषय दें या दिन के 3 आश्चर्यजनक पल बारी बारी से बताएं। बिजली के बल्ब की रोशनी धीमी या तेज कर दें। पलंग के बिस्तर को उलट दें। बिस्तर के गलत सिरे पर सोएं। हर दिन की कद्र करने में परिवर्तन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि रोजमर्रा की गतिविधियों में महत्व खोजने की है। अपनी पुस्तक एट होम इन द वर्ल्ड में सन्यासी तिक न्यात हन लिखते हैं कि बर्तन धोना अप्रिय काम है। मेरे हिसाब से यह विचार सिर्फ तभी आ सकता है जब आप उसे न कर रहे हों। अगर मैं आनंद पूर्वक बर्तन धोने में अक्षम हूं, अगर मैं ये काम जल्दी से पूरा करना चाहता हूं ताकि मैं जाकर मिठाई खा सकूं या चाय पी सकूं, तो आखिरकार जब मैं मिठाई खाऊंगा या चाय पीऊंगा तो उसका आनंद लेने में भी मैं उतना ही अक्षम रहूंगा। जागरूकता की धूप में हर विचार, हर काम पवित्र बन जाता है। इस प्रकाश में पवित्र और अपवित्र के बीच कोई सीमा मौजूद नहीं होती। इसे आजमाएं। बर्तन धोने जैसा छोटा काम भी असाधारण बन सकता है, बशर्ते आप इसे होने दें। खुद को सिंक के सामने जाने और केवल इसी काम के प्रति समर्पित होने की अनुमति दें। संगीत चलाने के बजाय अपनी सारी इंद्रियां बर्तनों पर केंद्रित कर लें। उनकी गंदी सतह को चमकता देखें। बर्तन धोने के साबुन की खुशबू लें। गर्म पानी के धुएं को महसूस करें। अवलोकन करें कि पूरे भरे सिंक को खाली होते देखना कितना संतुष्टिदायक होता है। एक जैन सूक्ति है, बुद्धत्व से पहले लकड़ी काटें, पानी ढोएं। बुद्धत्व के बाद लकड़ी काटें, पानी ढोएं। चाहे हम कितना भी विकास कर लें, हम दैनिक कामों और दिनचर्याओं से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन प्रबुद्ध होने का मतलब उन्हें अंगीकार करना है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिख सकता है, लेकिन अंदर से आपका कायाकल्प हो जाता है। दिन का हर पल। हमने इस बारे में बातचीत की है कि हम किसी साधारण जाने पहचाने पल की कद्र करने के नए तरीके कैसे खोज सकते हैं। इस उपस्थिति को दूसरे स्तर तक ले जाने के लिए हम इन पलों को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं ताकि हम निश्चित मार्गों या बर्तन धोने के प्रसंगों को चुनकर खास न बना लें।
हम हर पल की अपनी जागरूकता को हर पल ऊपर उठा रहे हैं। हम सभी पल में रहने के विचार से परिचित हैं। यह देखना मुश्किल नहीं है कि अगर आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हो तो आप अतीत में जाकर इस हकीकत को नहीं बदल सकते कि आप दूसरे मील में कितने तेज दौड़े थे। सफल होने का एकमात्र अवसर इसी पल में है। आप चाहे ऑफिस मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हो, आप जो बातचीत करते हैं, आप जो शब्द चुनते हैं, आपको कभी ठीक वैसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उस पल आप अतीत को नहीं बदल सकते और आप भविष्य तय कर रहे हैं। इसलिए आप जहां हैं, आपको पूरी तरह वहीं रहना चाहिए। 5वीं सदी के महान संस्कृत कवि कालिदास ने लिखा था, बीता कल सिर्फ एक याद है और आने वाला कल एक सपना है। लेकिन अगर आज को अच्छी तरह जिया जाए तो हर बीता कल खुशी की याद बन जाता है और हर आने वाला कल आशा भरा सपना बन जाता है। हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान में जीने में समझदारी है, लेकिन सच तो यह है कि हम केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही ऐसा करना चाहते हैं। हम निश्चित समयों पर पूरी तरह से मौजूद होना चाहते हैं, प्रिय शो या योगा क्लास के दौरान या उन नीरस कामों में जिन्हें हमने ऊपर उठाने का चुनाव किया है। लेकिन हम अब भी भटकना चाहते हैं जब हम भटकने का चुनाव करते हैं। हम ऑफिस में समुद्र तट पर वैकेशन मनाने के सपने देखते हैं, लेकिन जब हम समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और वो बहुप्रतीक्षित ड्रिंक हमारे हाथ में होता है जिसका हमने ऑफिस में सपना देखा था, तो हम ये पाकर चिढ़ जाते हैं कि हम ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे हैं। सन्यासी सीखते हैं कि ये दोनों स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ऑफिस का वांछित भटकाव वैकेशन के अवांछित भटकाव में छलक जाता है। लंच के समय का भटकाव दोपहर में छलक जाता है। हम अपने मन को वहां रहने का प्रशिक्षण दे रहे हैं जहां हम शारीरिक रूप से नहीं हैं। अगर आप खुद को दिवा स्वप्न देखने की अनुमति देते हैं तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। वर्तमान पल में मौजूद रहना समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। स्थान में ऊर्जा होती है। किसी आम दिन में मौजूद रहने के महत्व को देखना ज्यादा आसान होता है और सचमुच मौजूद रहना ज्यादा आसान होता है अगर हम दिनचर्या के लाभों को समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं। दिनचर्याएं केवल कामों के बारे में नहीं होती, वे उन जगहों के बारे में भी होती हैं जहां वे काम होते हैं। इसी कारण लोग लाइब्रेरी में ज्यादा अच्छी तरह अध्ययन करते हैं और ऑफिसों में ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अपनी व्यस्तता अपने आप में भरती है, जबकि लॉस एंजलिस आपको शांत महसूस कराता है। सबसे बड़े शहर से लेकर कमरे के सबसे छोटे कोने तक हर परिवेश की अपनी खास ऊर्जा होती है। हर स्थान एक अलग एहसास देता है और आपका धर्म खास माहौल में फलता फूलता या मुरझाता है। हम बहुत सारी गतिविधियों और परिवेशों को लगातार अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम चिंतन मनन करने के लिए ठहरते नहीं हैं कि कौन से हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। आपको व्यस्त परिवेशों में आनंद मिलता है या एकांत में? आप आरामदेह कोनों की सुरक्षा पसंद करते हैं या विशाल लाइब्रेरी को? आप प्रेरक चित्रों और संगीत से घिरे रहना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर साफ सुथरी सादगी से आपको एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है? आप काम करने के पहले दूसरों से अपने विचारों पर राय मांगना पसंद करते हैं या फिर काम पूरा करने के बाद फीडबैक लेना पसंद करते हैं? आप जानी पहचानी चीजों को पसंद करते हैं या दृश्य बदलने को? इस स्व जागरूकता से आपके धर्म में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि जब आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इस बात का बेहतर एहसास होता है कि आप ये नौकरी कैसे करेंगे और क्या ये आपके लिए अच्छी रहेगी। इसका मतलब है कि जब आप किसी डेट की योजना बनाते हैं तो आप एक ऐसी जगह चुन सकते हैं जहां आप सबसे ज्यादा आरामदेह रहेंगे। जब आप अपनी योग्यताओं के भीतर अलग अलग करियरों की कल्पना करते हैं तो आप जानते हैं कि कौन से करियर आपकी संवेदनाओं के हिसाब से सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। इसे आजमाएं। परिवेश की जागरूकता। आप इस सप्ताह जहां भी समय बिताएं, हर परिवेश में आगे दिए गए प्रश्न पूछें। यदि संभव हो तो अनुभव के ठीक बाद उन्हें पूछें, फिर सप्ताह के अंत में दोबारा यही काम करें। उस जगह की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? शांत या शोरगुल?
बड़ी या छोटी, जीवंत या सादी, सक्रिय जगह का केंद्र या दूर, दूसरे लोगों के करीब या अलग थलग। मैंने इस जगह पर कैसा महसूस किया? उत्पादक, तनाव रहित या भटकाव? मैं जो गतिविधि कर रहा था, क्या वो उस जगह से अच्छी तरह मेल खाती थी जहां मैं इसे कर रहा था? मैं जो करने का इरादा रखता था, क्या उसके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ मानसिकता में था? अगर नहीं तो क्या कोई दूसरी जगह है जहां मैं अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादा आरामदेह रहूंगा? आपके व्यक्तिगत स्थान एक अकेले स्पष्ट उद्देश्य के प्रति जितने ज्यादा समर्पित होते हैं, उनसे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इससे आपको न सिर्फ अपने धर्म का अनुसरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपकी मनोदशा और उत्पादकता भी बेहतर हो जाएगी। जैसे वो कमरा जिसमें हम सन्यासी सोते थे, उसे किसी दूसरी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सोने के लिए बनाया था। इसी तरह आश्रम की हर चीज केवल एक ही गतिविधि के लिए बनी थी। हम जहां सोते थे वहां पढ़ते नहीं थे या ध्यान नहीं करते थे। हम जहां भोजन करते थे वहां काम नहीं करते थे। आश्रम के बाहर के संसार में अपने बेडरूम में नेटफ्लिक्स देखना और भोजन करने से उस जगह की ऊर्जा दुविधाग्रस्त हो जाती है। अगर आप इन गतिविधि की ऊर्जाओं को अपने बेडरूम में ले आते हैं, तो वहां सोना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी हम अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग जगहें तय कर सकते हैं। हर घर में खाना खाने की एक जगह होनी चाहिए, सोने की एक जगह, एक पवित्र जगह जो शांत महसूस करने में आपकी मदद करती है, और एक ऐसी जगह जो क्रोध में तसल्ली देने का काम करती हो। ऐसी जगहें बनाएं जो आपके इरादे से मेल खाने वाली ऊर्जा आपको दी। बेडरूम में कम भटकाव होने चाहिए, शांत रंग, धीमी रोशनी। आदर्श स्थिति में इसमें आपके काम की जगह शामिल नहीं होनी चाहिए। काम करने की जगह पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए, ये साफ सुथरी होनी चाहिए, और वहां प्रेरित करने वाली कलाकृतियां भी हो सकती हैं। जब आप ये पहचान लें कि आप कहां खुश होते हैं, तो उन अवसरों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने फुर्सत के समय में नाइट क्लब की ऊर्जा के प्रति आकर्षित होते हैं, तो क्या आप किसी ऐसे करियर में बेहतर होंगे जो उतना ही ऊर्जावान हो? अगर आप रॉक म्यूजिशियन हो लेकिन शांति में खुश होते हो, तो शायद आपको कार्यक्रम देने के बजाय संगीत की रचना करनी चाहिए। अगर आपके पास घर से काम करने की आदर्श नौकरी है, लेकिन आप ऑफिस की गतिविधि को ज्यादा पसंद करते हैं, तो अपने काम को किसी कैफे या साझी कामकाजी जगह पर करने की कोशिश करें। मुद्दे की बात इस बारे में जागरूक बनना है कि आप कहां खुश होते हैं और आप कहां अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में होते हैं, और फिर आपको यह सोचना है कि उस जगह पर सबसे ज्यादा समय कैसे बिताया जा सकता है। जाहिर है, हम सभी को अप्रिय गतिविधियां ऐसे परिवेश में करनी पड़ती हैं जो आदर्श नहीं हैं, खासतौर पर नौकरी, और हम सभी ने इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को अनुभव किया है। बढ़ी हुई जागरूकता के साथ हम ये समझ जाते हैं कि किस चीज की वजह से हम अधीर, तनावग्रस्त या पूरी तरह से पस्त हैं। हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत तय करते हैं कि सही परिवेश में सही ऊर्जा के साथ अपने धर्म में जीना कैसा दिखेगा। यह दीर्घकालीन लक्ष्य होना चाहिए। आपके जीवन की ध्वनि योजनाएं। आपका स्थान और आपकी इंद्रियां एक दूसरे से संवाद करती हैं। यह सबसे स्पष्ट तब होता है जब हम उन ध्वनियों के बारे में सोचते हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। सन्यासी जीवन में जो ध्वनियां हम सुनते हैं, वे सीधे उससे संबंध रखती हैं जो हम कर रहे हैं। हम पक्षियों और हवाओं की आवाज के साथ जागते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम मंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। कोई कष्टकारी शोर नहीं होता, लेकिन आधुनिक संसार में सबसे ज्यादा तेज ध्वनियां होती हैं। कोई जहाज सिर के ऊपर शोर मचाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ड्रिल मशीनें चीखती हैं। हम दिन भर अनियंत्रित शोर में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम दैनिक जीवन के हॉर्न और शोरगुल को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इस सब से हमारा संज्ञानात्मक बोझ बढ़ जाता है। मस्तिष्क ध्वनियों की प्रोसेसिंग तब भी करता है जब हम उन्हें चेतन रूप से नहीं सुनते हैं। घर पर हम में से कई खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। इस तरह
हम मौन और शोर की अतियों में जीते हैं। अपने जीवन से शोर को हटाने के बजाय इसकी ध्वनि की योजना बनाएं। संसार में सबसे अच्छी अलार्म टोन चुनकर इस योजना की शुरुआत करें। ऐसे गीत से दिन शुरू करें जिसे सुनकर आपको खुशी मिलती हो। ऑफिस जाते समय किसी प्रिय ऑडियो बुक, प्रिय पॉडकास्ट या अपनी गो टू प्लेलिस्ट को सुने। ऐसी ध्वनियां सुने जिनसे आप ज्यादा खुश और ज्यादा स्वस्थ महसूस करें। आश्रम की चुनिंदा ध्वनि योजना का अनुसरण करना बेहतर है। समय की स्मृति होती है। जब हम निश्चित उद्देश्यों के लिए निश्चित जगह तय करते हैं तो हमें सही किस्म की ऊर्जा और ध्यान पाने में ज्यादा आसानी होती है। यही समय के मामले में भी सच है। हर दिन निश्चित समय पर कोई चीज करने से हमें उसे करना याद रहता है। हम उसके प्रति समर्पित होते हैं और हम उसे ज्यादा योग्यता तथा आसानी के साथ करते हैं। यदि आपको हर सुबह निश्चित समय पर जिम जाने की आदत है तो कभी इस दिनचर्या को बदलकर शाम को जिम जाने की कोशिश करें। आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितनी बड़ी चुनौती होती है। जब हम हर दिन कोई चीज करते हैं तो वो निश्चित समय हमें उसे करने की याद दिलाता है। इससे हमारी आदत पड़ती है। जब आप अपनी दिनचर्या में किसी नई आदत को शामिल करना चाहते हो तो इसे करने के लिए खाली समय का इंतजार न करें। इसके लिए हर दिन एक निश्चित समय तय कर दें। इससे भी बेहतर है नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जिसकी पहले से ही आपको आदत हो। मेरी एक मित्र अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बिस्तर के ठीक पास एक मैट बिछा ली। वो बिस्तर से लुढ़कती थी और योगा अभ्यास करने लगती थी। आदतें डालना बहानों से बचने का एक अच्छा तरीका है। स्थान की ऊर्जा होती है, समय की स्मृति होती है। अगर आप हर दिन किसी निश्चित समय पर कोई चीज करते हैं तो यह ज्यादा आसान और स्वाभाविक बन जाती है। अगर आप हर दिन किसी निश्चित जगह पर कोई चीज करते हैं तो यह ज्यादा आसान और स्वाभाविक बन जाती है। एक ही काम, समय और स्थान पल को अधिकतम करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन एक घटक है जो उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने के लिए अनिवार्य है। एक ही काम, जी हां, एक ही काम करना। अध्ययनों में यह पाया गया है कि हम में से केवल 2% लोग ही मल्टीटास्किंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही समय में कई काम एक साथ करना। हम में से ज्यादातर लोग इसमें बहुत बुरे होते हैं, खास तौर पर जब उन कामों में बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत हो। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आमतौर पर यह होता है कि हम कई अलग अलग चीजों पर ध्यान को तेजी से बदलते रहते हैं। इस तरह ध्यान बंटने से दरअसल हमारी एकाग्र होने की योग्यता खत्म हो जाती है। इसीलिए एक चीज को एक समय में भटकाव के बिना करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ विद्यार्थियों को 2 समूह में बांट दिया। एक समूह के विद्यार्थी बार बार विभिन्न मीडिया पर जाते थे, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया, हेडलाइन, न्यूज आदि। और दूसरे समूह के विद्यार्थी ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने समूहों के ध्यान और स्मृति का परीक्षण किया, जैसे अक्षरों के क्रम को याद रखना और निश्चित रंग के आकारों पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी रंगों को नजरअंदाज करना। मल्टीटास्किंग करने वालों का प्रदर्शन लगातार खराब रहा। उन्होंने काम बदलने की योग्यता के इम्तिहान में भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया। आप एक ही काम करने को ज्यादा आसान कैसे बना सकते हैं? मेरे पास इसके लिए नो टेक जोन और समय होते हैं। मेरी पत्नी और मैं बेडरूम में या डाइनिंग टेबल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह हम शाम को 8 बजे से सुबह 9 बजे के बीच भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस आदत को मजबूत बनाने के लिए मैं साधारण कामों को भी अकेले और पूरी एकाग्रता से करने का अभ्यास करता हूं। पहले मैं बिना सोच विचार के ब्रश करता था। मेरे दांत पर्याप्त सफेद थे, वे बेहतरीन दिखते थे। लेकिन मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि मैंने अपने मसूड़ों का नुकसान कर दिया था। अब मैं हर दांत की सफाई में 4 सेकंड लगाता हूं। मैं अपने दिमाग में 1, 2, 3, 4 गिनता हूं, जिससे मुझे करने के लिए एक काम मिल जाता है। मैं अब भी ब्रश करने में उतना ही समय लगा रहा हूं, लेकिन अब मैं इसे ज्यादा प्रभावी ढंग से कर रहा हूं।
अगर मैं ब्रश करते या नहाते समय कारोबार के बारे में सोचता हूं, तो यह पोषक और ऊर्जादायक महसूस नहीं होता और मैं अपने मसूड़ों की ठीक से परवाह नहीं कर पाता। जब आप ब्रश कर रहे हो तो केवल ब्रश करें। जब आप नहा रहे हो तो सिर्फ नहाएं। हमें हर काम पर हर समय लेजर बीम की तरह एकाग्र या केंद्रित होने की जरूरत नहीं है। बाथरूम धोते समय संगीत सुनना या साथ साथ खाना खाते समय अपने पार्टनर से बात करना ठीक है। जिस तरह कुछ वाद्य यंत्र मिलकर बेहतरीन ध्वनि निकालते हैं, उसी तरह कुछ आदतें भी एक दूसरे की पूरक होती हैं। लेकिन जहां तक संभव हो, एक ही काम करने से आपके मस्तिष्क को एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। आपको निश्चित दिनचर्याएं चुननी चाहिए जहां आप हमेशा एक ही काम कर रहे हों, जैसे कुत्ते को घुमाना, अपने फोन का इस्तेमाल करना, एक समय में एक ऐप, नहाना, कपड़ों को तय करना ताकि आप योग्यता हासिल कर लें, पूरे रास्ते जाना। जब आप किसी चीज को करते समय उसमें डूब जाते हैं तो दिनचर्या ज्यादा आसान बन जाती है। अगर आप अपने जीवन में कोई नई योग्यता लाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे कुछ समय तक पूरी एकाग्रता के साथ शुरू करें। अगर मैं हर दिन 1 घंटे पिंग पोंग खेलता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसमें बेहतर बन जाऊंगा। अगर आप दैनिक ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो वीकेंड मेडिटेशन रिट्रीट से आपको एक मजबूत नींव मिलेगी जिस पर आप आगे चलकर निर्माण कर सकते हैं। इस पूरी पुस्तक में मैं कई परिवर्तनों का सुझाव देता हूं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही समय में हर चीज बदलने की कोशिश करते हैं तो वे सभी छोटी और समान प्राथमिकताएं बन जाएंगी। परिवर्तन छोटे कदमों और बड़ी प्राथमिकताओं से शुरू होता है। बदलने के लिए एक चीज चुनें, इसे अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाएं और उसमें सफल होने के बाद ही अगली चीज की ओर आगे बढ़ें। सन्यासी हर चीज में डूबने की कोशिश करते हैं। हमारे लंच खामोशी में होते थे, हमारा ध्यान लंबा होता था, हम कोई चीज केवल 5 मिनट में नहीं करते थे। नहाने को छोड़कर हम डूबकर नहीं नहाते थे। हमारे पास समय की विलासिता थी और हम घंटों तक कोई काम अकेले करते थे। डूबने का यह स्तर आधुनिक संसार में संभव नहीं है, लेकिन आपका निवेश जितना ज्यादा होता है, आपको लाभ भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो यह इस लायक है कि इसका ज्यादा गहराई से अनुभव किया जाए। और याद रखें, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। हम सभी टाल मटोल करते हैं और हम सभी का ध्यान भटकता है। ये बात सन्यासियों के मामले में भी सच है। लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा समय देते हैं तो भटकने के बाद आप दोबारा एकाग्र हो सकते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या में अगर समय सीमित रहता है तो इसका मतलब यह है कि एक फोन आने या कॉफी छलकने की वजह से आपको ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है। अगर आप किसी नई योग्यता को सीखने, किसी अवधारणा को समझने या आइकिया फर्नीचर को असेंबल करने में कुंठित हो रहे हैं तो आपका सहज बोध कहेगा कि इसे छोड़ दें। लेकिन अगर आप उसके पूरी तरह अंदर चले जाते हैं तो आप इतना हासिल कर लेंगे जितना आपको संभव नहीं लगता था। हेमस्ट्रेसर भी, जो असेंबल करने में आइकिया का सबसे मुश्किल फर्नीचर है। जैसे पता चलता है, गहरी एकाग्रता के दौर आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छे होते हैं। जब हम कामों को लगातार बदलते रहते हैं, उन मल्टीटास्कर्स की तरह जिन्होंने स्टैनफोर्ड के अध्ययन में कमजोर स्मृति और एकाग्रता का प्रदर्शन किया, तो इससे एकाग्रता की हमारी योग्यता कमजोर हो जाती है। हम डोपामीन यानी कि पुरस्कार को उस चैनल को अति उत्तेजित कर देते हैं। यह लत का मार्ग भी है। इसलिए हम सुख का वही एहसास पाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे भटकाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन अंततः विडंबना यह है कि डोपामीन का अच्छा एहसास हमें जला देता है। बहुत ज्यादा डोपामीन हमारे शरीर को संतुष्टि का रसायन सेरोटोनिन बनाने और उसकी प्रोसेसिंग करने से रोकता है। अगर आपने कभी कॉल्स पर कूदने में, मीटिंग में लगातार जाने में
ये पुस्तक अमेज़न से ऑर्डर करने में और स्नैपचैट पर आने जाने में अपना दिन बिताया है, तो आप जानते हैं कि शाम तक आपको कितनी थकान महसूस होती है। ये डोपामीन का हैंगओवर है। जब हम खुद को डूबने वाले अनुभवों की अनुमति देते हैं, ध्यान के जरिए, काम की एकाग्र अवधियों द्वारा, चित्रकला, क्रॉसवर्ड, पजल, बाग से खरपतवार उखाड़ने और मनन के एकाग्र काम के कई अन्य रूपों के जरिए, तो न सिर्फ हम ज्यादा काम कर पाते हैं बल्कि हम बेहतर भी महसूस करते हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं के लेख और फोन ऐप आपको दिन में 5 मिनट तक ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी। हमारी संस्कृति में किसी दैनिक अभ्यास में 5 से 10 मिनट का समय लगाना आम बात है, लेकिन सच तो यह है कि आप 5 मिनट में बहुत कम हासिल कर पाते हैं। मेरे 1 से ज्यादा दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे शिकायत की है, जय, मैं 7 महीनों से हर दिन 5 मिनट तक का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा है। कल्पना करें कि आपको कोई ये बताए कि आप 1 महीने तक हर दिन 5 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुजार सकते हैं जिसके प्रति आप आकर्षित थे। महीने भर बाद भी आप उसे अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। आप निश्चित रूप से प्रेम में नहीं होंगे। यह भी एक कारण है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें प्रेमिका से सारी रात बात करने का मन होता है। शायद हम इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। हम किसी से प्रेम इसलिए करने लगे क्योंकि हमने उससे सारी रात बात की। महासागर में खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन अगर आप सतह पर तैरते हैं तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। अगर आप इस विचार से ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं कि आपका मस्तिष्क तुरंत साफ हो जाएगा, तो आपको जल्दी ही इस बात का पता चल जाएगा कि डूबने में समय और अभ्यास की जरूरत होती है। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो शरीर को स्थिर करने में 15 मिनट लग जाते थे और मानसिक चटर पटर को बंद करने में 15 मिनट और लग जाते थे। मैं 13 साल से हर दिन 1 से 2 घंटे तक का ध्यान अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अब भी अपने दिमाग का स्विच बंद करने में मुझे लगभग 10 मिनट का समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाभ पाने के लिए आपको 13 साल तक हर दिन 2 घंटे तक ध्यान करने की जरूरत है। ये मुद्दे की बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि कोई भी प्रक्रिया काम कर सकती है, बशर्ते आप इसे डूब कर करें। जब आप सारे अवरोध तोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो आपको लाभ महसूस होने लगते हैं। आप समय का एहसास खो देते हैं। पूरी संलग्नता की भावना अक्सर इतनी पुरस्कारदायक होती है कि जब रुकने का समय आता है तो आप रुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसी अनुभव में डूबे रहना चाहते हैं। मैं किसी नियमित आदत को शुरू करने या पुनर्जीवित करने के लिए डूबने के अनुभव की सलाह देता हूं। मेरा जो मित्र दिन में 5 मिनट के ध्यान से कुंठित था, मैंने उससे कहा, मैं समझता हूं समय खोजना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें इससे पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है तो 1 घंटे की क्लास आजमा कर देखो, फिर 10 मिनट की आदत पर लौट आओ। तुम्हें लग सकता है कि यह ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम दिन भर की रिट्रीट करके भी देख सकते हो। मैंने उससे प्रेम में पड़ने के बारे में बात की कि प्रेमिका को अच्छी तरह जानने के बाद आपको सारी रात जागने की जरूरत नहीं होती है। जब आप शादीशुदा होते हैं तो 5 मिनट का समय काफी ज्यादा होता है। मैंने उससे कहा, ध्यान को अपनी प्रेमिका समझें और इसे समझने में समय लगाएं। दिनचर्याएं तर्क के विपरीत होती हैं। बोरिंग और दोहराव भरी होने के बजाय एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही काम करने से सृजनात्मकता के लिए जगह बनती है। स्थान की निरंतर ऊर्जा और समय की स्मृति वर्तमान पल में मौजूद रहने में हमारी मदद करती है। भटकने या कुंठित होने के बजाय वे हमें काम में गहराई से डूबने में सक्षम बनाती है। दिनचर्याएं बनाएं और एकाग्रता पाने और गहरे डूबने के लिए खुद को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह सन्यासी करते हैं। एक बार जब हम अपने बाहरी भटकावों को शांत कर देते हैं तो हम सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली भटकावों को भी हटा सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर की आवाजें।